हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीतिक विज्ञान के पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2 की चर्चा अपने इस वीडियो में अध्याय 4 पाठ भारत के विदेश संबंध की चर्चा हम करेंगे। इसमें हम भारत के विदेश संबंध को पढ़ेंगे। इस अध्याय को हम 4 भाग भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया और भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे, भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ, हम इन विषयों का अध्ययन अपने इस वीडियो में करेंगे। भारत को स्वतंत्रता एक चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में प्राप्त हुई। उस समय सभी देश विश्व युद्ध से उभर रहे थे। संपूर्ण विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध में विभाजित हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में भारत के सामने अपनी संप्रभुता, सम्मान, सुरक्षा और शांति बनाए रखना एक अहम लक्ष्य था। भारत के संवैधानिक सिद्धांत। तो इस स्थिति में भारत ने जो अपने संविधान में एक संवैधानिक सिद्धांत को अपनाया, तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने का वर्णन है, जिसके अंतर्गत भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 में हैं और उसमें भारत ने यह शपथ ली है, यह सिद्धांत दिया है कि भारत राज्य अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयत्न करेगा और राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर प्रदान करेगा और राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ से निपटाने का प्रयत्न करेगा। तो भारत ने कुछ इस तरह के जो सिद्धांत को अपनाया है विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के अंतर्गत। भारत की कूटनिरपेक्ष नीति, यानी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है। भारत मध्य शीत युद्ध के काल में भी भारत ना तो पहले दुनिया और ना दूसरी दुनिया, पहली दुनिया जिसे अमेरिका और दूसरी दुनिया रूस के खेमे के गुट को कहा गया, और उसी समय भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, यानी कि ना तो अमेरिका यानी पूंजीवादी और ना ही रूस यानी साम्यवादी गुटों में शामिल होकर यह अलग अपने गुट निरपेक्ष गुट में शामिल रहा। तो उदारवाद और साम्यवाद के मध्य चल रहे शीत युद्ध का असर एशियाई और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलन पर देखा जा सकता है। ऐसे में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति हम 3 स्तर पर देख सकते हैं: नेहरू की भूमिका और 2 खेमों, उदारवाद और साम्यवाद से दूरी और अफ्रो एशियाई एकता। तो भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं कि नेहरू ने जो भूमिका अदा की और दोनों खेमों से हमने जो दूरी अपनी बनाए रखी वह, और अफ्रो एशियाई जो देश थे उनसे हमने जो अपनी एकता को स्थापित किया, यह सारी बातें हमें और हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति को कारगर साबित करती हैं। तो नेहरू की भूमिका के बारे में हम पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के साथ ही साथ विदेश मंत्री भी थे, जिन्होंने 1946-1964 तक भारत की विदेश नीति के संरचना में विशेष भूमिका निभाई थी। उनकी विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना,
तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। अफ्रो एशियाई एकता। नेहरू ने 1940 से 1950 के दशक में नव स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकन देश से संपर्क कर एकता का नारा लगाया। इस नीति के अंतर्गत भारत ने मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजन किया। भारत ने इंडोनेशियाई डच उपनिवेशवाद शासन से इंडोनेशिया को स्वतंत्रता प्रदान कराने में योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रंग भेद का विरोध किया और 1955 में बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, जहां पर भारत की गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई। अब दोनों खेमों से दूरी। आज़ाद भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण विश्व का सपना देखती थी, जिसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ और इस नीति के कारण भारत के निर्यात की प्रगति सीमित हो गई। अमेरिका और भारत के रिश्तों में 1950 के दशक खटास आ गई और असंतुलित गुटनिरपेक्षता के कारण भारत को निंदा का सामना करना पड़ा। इस नीति के कारण भारत के निर्यात की प्रगति सीमित हो गई। अमेरिका और भारत के रिश्तों में 1950 से खटास आने लगी। यानी कि हम देखते हैं कि जब भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और दोनों ही खेमों से दूरी बनाई, तो भारत की इस कदम की आलोचना भी खूब हुई। तो जिससे क्या हुआ, भारत के जो निर्यात हो रहा था उसमें कमी आई और अमेरिका से भारत के जो रिश्ते थे उसमें खटास पैदा होने लगी। अब हम पढ़ते हैं चीन के साथ शांति और संघर्ष। किस तरह से भारत के रिश्ते चीन के साथ बनते और बिगड़ते रहें, उसको हम समझेंगे। चीन के साथ दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? भारत चीन की दोस्ती की शुरुआत 1949 की चीनी क्रांति के साथ हुई, जिसमें भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। जब वहाँ पर चीन में क्रांति हुई और वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार बनी, तो उस सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा भारत चीन के संबंधों पर आशंका प्रकट करते थे और 29 अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाय ने पंचशील नीति की घोषणा कर दी। चीन के साथ शांति और संघर्ष में हम आगे जानते हैं कि चीन के साथ भारत के बदलते रिश्तों के दो कारण थे। पहला, चीन का 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लेना और चीन का भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर अधिकार जताना। 1957 से 1959 तक चीन ने अक्साई चीन इलाकों पर कब्जा कर लिया और रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए सड़क का निर्माण करने लगा। चीन ने 1962 में अक्टूबर और नवंबर महीने में विवादित क्षेत्रों पर हमला किया और चीनी सेना ने एक तरफा युद्ध को विराम दिया और अपने युद्ध से पहले के स्थान पर लौट गई। चीन के साथ संघर्ष के कारण भारतीय स्वदेश व विदेशी नीति पर असर क्या हुआ? तो चीन के साथ जो हमारे संघर्ष हुआ, 1962 का युद्ध हुआ, तो भारत की विदेश नीति उसके बाद से बहुत प्रभावित हुई और भारत के जो अंदर जो देश का माहौल था वह भी बिगड़ने लगा।
तो भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सहायता लेनी पड़ी और सोवियत संघ की भी साथ खड़ा रहा। रक्षा मंत्री V.K. कृष्णा मेनन को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और नेहरू को सैन्य तैयारी ना कर पाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव मिला। इस युद्ध से चीन और सोवियत संघ के बढ़ते मतभेद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दो भागों में विभाजित कर दिया, जहां एक खेमे में कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ा ली और वहीं दूसरी खेमा चीन का पक्षधर कर रहा था और कांग्रेस के विरुद्ध आवाज़ उठाता रहा। चीन युद्ध से भारत के देश और विदेशी छवि पर सवाल उठे। भारत के पूर्वोत्तर भाग में भी कई परिवर्तन देखने को मिले, जैसे नागालैंड को प्रांत का दर्जा मिला और मणिपुर और त्रिपुरा भले ही केंद्र शासित थे पर उन्हें अपने विधान सभा निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। 1947 में भारत का पाकिस्तान में विभाजन होते ही कश्मीर मसले को लेके छाया युद्ध छिड़ गया। हालांकि यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया गया और कश्मीर मुद्दे के बावजूद दोनों देश की सरकारों में सहयोग संबंध थे। बंटवारे के समय अपहृत महिलाओं को उनके परिवार के पास वापस कर दिया और विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल के विवाद को सुलझाया गया। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किया, परंतु 1965 में दोनों देश के बीच गंभीर सैन्य युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तानी सेना को अधिक क्षति पहुंचाई, पर इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध का अंत हुआ और 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान में ताशकंद समझौता हुआ। बांग्लादेश युद्ध 1971। 1970 में पाकिस्तान में अंदरूनी संकट छाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रहीं और मुज़फ़्फ़र रहमान पूर्वी पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली जनता ने दोयम दर्जे के कारण आवामी लीग एवं परिसंघ बनाने की मांग की। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने लगे, जिसके जवाब में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लेते हुए मुक्ति संग्राम छेड़ दिया। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता की। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका से मदद ली, जिसको देखते हुए भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत कर दिए। महीनों राजनीतिक तनाव और सैन्य तैयारी के बाद 1971 में भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के जैसे स्थापित किया। 1972 में इंदिरा गांधी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिमला समझौते के बाद अमन की बधाई दी और इस जीत से संपूर्ण विश्व को भारत के सैन्य पराक्रम को देखने का अवसर मिला। इंदिरा गांधी ने 1971 में अगला लोकसभा का चुनाव भी जीता और भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास पंचवर्षीय योजना में रक्षा व्यय को सम्मिलित किया और 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। भारत हमेशा ही
अब हम भारत की परमाणु नीति को समझते हैं कि भारत ने किस तरह से और किन परिस्थितियों में अपने परमाणु नीति को अपनाया। भारत हमेशा ही शांतिपूर्वक देश रहा है और भारत ने सदा महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निःशस्त्रता पर जोर दिया है और इसी कारणवश जो अणुशक्ति संपन्न बिरादरी की आलोचना करता रहा है, परमाणु अप्रसार संधि से उचित दूरी बनाए रखा। नेहरू अणु ऊर्जा बनाना चाहते थे जिससे वो शांतिपूर्व विकास में उपयोग कर सकें। इसकी शुरुआत उन्होंने 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में कर दी थी और होमी जहांगीर भाभा बम्बई में स्थित प्रयोगशाला है। 1974 में जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया तब उसे शांतिपूर्वक कार्य के लिए ही उपयोग करने का संकल्प लिया और यह समय भी घरेलू राजनीतिक के हिसाब से कठिन था। 1973 के अरब इजरायली युद्ध से विश्व में तेल के दाम बढ़ गए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, भारत की मुद्रास्फीति बढ़ गई और इसी समय रेल हड़ताल भी देश में हुई और परंतु इन कठिनाइयों और आलोचनाओं के बाद भी भारत के विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए व्यापक सहमति बनाए रखी। आगे भी भारत अपने सिद्धांत पर अटल रहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा पर उनका कभी भी पहले उपयोग नहीं करेगा। विश्व राजनीति के बदलते समीकरण किस तरह से रहें उसको हम जानेंगे। तो 1977 के बाद भारत में कई गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। जनता पार्टी ने ऐलान किया कि वो गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए सोवियत संघ की ओर झुकाव कम करेगा। भारत ने पाकिस्तान से भी अपने रिश्ते सामान्य रखने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों के लिए परस्पर आवाजाही और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया। 1999 में भारत पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति पुनः कड़ी हो गई। तो कुछ इस तरह से जो है भारत के विश्व राजनीति में जो रिश्ते हैं बनते और बिगड़ते रहें और समीकरण बदलते रहें। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।